हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 6 ऑफ आईएमयू सीरीज। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। पहले तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ क्या क्या रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हमारा टॉपिक का नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। तो नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं बॉन्ड के बारे में, हमें पहले पता होना चाहिए ना कि बॉन्ड होता क्या है। तो बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू एलिमेंट्स या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स के बीच में। अब जैसे कि मान लो हमारे पास यहाँ पे सोडियम है। ठीक है, सोडियम जो है इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, राइट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि NaCl कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। नॉर्मली जब भी हम बॉन्ड को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, है ना। जैसे मान लो अगर मुझे HCl के बीच में बॉन्ड शो करना, तो हम क्या करेंगे? H, फिर एक डैश लाइन रिप्रेजेंट करेंगे एंड Cl लिख देंगे, है ना। तो ये लाइन यहाँ पे क्या बता रही है? क्या सही में जो हमारे अलग अलग एटम्स होते हैं उनके बीच में क्या कोई लाइन एग्जिस्ट करती है? नहीं करती। बेसिकली यहाँ पे जो लाइन है वो क्या बता रही है हमें? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है तो उसको हम बॉन्ड बोल देते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे आ जाती है कि भाई बॉन्डिंग करने की जरूरत ही क्या है। तो बॉन्डिंग करने की जरूरत होती है, क्यों होती है? अब देखो, ये जो अपने पास यहाँ पे सोडियम था, इस सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 17 इलेक्ट्रॉन थे। तो बीच में यहाँ पे आ गया न्यूक्लियस। पहले वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? सोडियम के केस में 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। तो यहाँ पे कैलकुलेट करो, 11 हो गए। अगर मैं क्लोरीन के बारे में बात करूं, बीच में अपना आ गया न्यूक्लियस। पहले वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे शेल के अंदर आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। तो देखा जाए, अगर हम बोलते हैं कि कोई भी एटम स्टेबल है, कब बोलते हैं? जब आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो। ठीक है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से। तो ऑक्टेट रूल हमने क्या बोला कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में हमें 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, देखो दो ऑप्शन है इसके पास। दो ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन तो यही है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, लूज कर दे। एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसके बाद वाला जो अपने पास ये शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट। दूसरा ऑप्शन क्या है कि कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, गेन कर ले। तो देखा जाए 7 इलेक्ट्रॉन लेने में ज्यादा मेहनत लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये ऑप्शन चूज नहीं करता। ये क्या करता है? सीधा सीधा एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा, तो ये करेगा एक इलेक्ट्रॉन लूज। वहीं पे जब हम क्लोरीन को देखेंगे तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और एक इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिल गया? सोडियम से मिल गया। ठीक है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, इसलिए इसके ऊपर Na पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया था, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, एंड अल्टीमेटली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड यहाँ पे बन गया एक हमारा कंपाउंड। ठीक है, तो बेसिकली अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो बॉन्डिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेके या फिर इलेक्ट्रॉन देके। या तो ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर हम बोलते हैं कि शेयरिंग भी ये कर सकती है। जैसे कि मान लो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि इसके पास हमें कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखा जाए मेरे पास एक और हाइड्रोजन है, इसके पास भी बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन है। पहले वाली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो देखा जाए अगर इनमें से एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो मैं इसकी बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको देते, इस बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इसलिए अभी ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसके पास
एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इसके साथ शेयर करेगा और ये इसके साथ शेयर करेगा, अल्टीमेटली दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो बेसिकली शेयरिंग या ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन का ये क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारा ग्रुप नंबर 18 होता है, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन ही देखने को मिलते हैं, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट है। इसीलिए ये जो ग्रुप 18 के मेंबर्स होते हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हीलियम आ गया, नियॉन आ गया, आर्गन आ गया, ठीक है, जेनॉन आ गया, क्रिप्टन आ गया, रेडॉन आ गया। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमें 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब ये जो हमारे पास बॉन्ड है, हमें पता लग गया कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है, हमें पता लग गया कि बॉन्डिंग हो क्यों रही होती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कितने अलग अलग टाइप के हमें बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। तो यहाँ पे एक एक करके हम बॉन्डिंग के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम और क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इसका क्या मतलब है, बेसिकली जब भी हम आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करेंगे ना, नाम से पता लग रहा है आयन्स होने चाहिए, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और बेसिकली यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखने को मिलता है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अभी अभी हमने NaCl के बारे में बात की, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सी बॉन्डिंग नजर आ रही होगी, आयोनिक बॉन्डिंग नजर आ रही होगी। ठीक है, तो बेसिकली इसको ऐसे समझो, यही वाला जो अभी अभी हमने कॉन्सेप्ट किया, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में हमें कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन। और जो क्लोरीन है इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमें कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे थे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और साथ में एक और चीज याद रखना कि जो आयनिक बॉन्ड है वो हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में ही देखने को मिलेगी। तो सोडियम क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, अपने पास नॉन मेटल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे केमिकल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज। अब उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं हम यहाँ पर। अब देखो, ये हो गया तुम्हारा आयनिक बॉन्ड। अब जो सेकेंड टाइप का जो हम बॉन्ड पढ़ेंगे उसको हम बोल देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हम क्या बात कर रहे होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले में हम ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे थे। जो हमने अभी अभी हाइड्रोजन का एग्जांपल देखा कि बेचारे के पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, दूसरे हाइड्रोजन के पास भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। ट्रांसफर तो कर नहीं सकते, अगर एक इलेक्ट्रॉन कोई देगा तो वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या करना शुरू कर देंगे, शेयरिंग करना शुरू कर देंगे। ये इसके इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और याद रखना, जब भी हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं तो हमेशा ये नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉन मेटल, जैसे मान लो अगर मैं क्लोरीन गैस के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। एक और क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 7। ये किसी, अब एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो ये क्या करेंगे, शेयरिंग करना शुरू कर देंगे। इसके साथ शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन और ये इसके साथ शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड। एक और एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं, H2O यानी कि पानी। तो पानी में देखो होता क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसने इसके साथ क्या कर ली, शेयरिंग, इसने इसके साथ शेयरिंग कर ली। ठीक है, तो इसका तो जो एक, क्योंकि पहला शेल था तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तो ये तो कंप्लीट हो गया। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए थे, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिल गए, तो यहाँ पे ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। HCl के बारे में बात करोगे तब भी हमें यही देखने को मिलेगा। तो बेसिकली देखो, ऑक्सीजन भी क्या था, नॉन मेटल, हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल। यहाँ पे ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल।
आयनिक बॉन्ड नॉन मेटल और मेटल के बीच में देखने को मिल रहा था, कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट बॉन्ड हम देख रहे हैं उसको हम बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ऑब्वियसली किसके बीच में होगा, एक एलिमेंट तो अपना होना चाहिए हाइड्रोजन, ठीक है, और एक एलिमेंट जो होगा वो होगा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, यानी कि जिसके पास कैपेबिलिटी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। अब इसको ना थोड़ा सा ना अच्छे से समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना, इसकी हमें दो टाइप देखने को मिलती है। एक तो हमें देखने को मिलेगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और एक हमें देखने को मिलेगा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो दो तरीके के हाइड्रोजन बॉन्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, तो होता क्या है, जैसे मान लो ये पानी है H2O, इसका एक मॉलिक्यूल, इसको खोल के लिख देते हैं। ठीक है, अपने पास H एंड O, ये पानी का एक मॉलिक्यूल, देन उसके बाद H और O, ये दूसरा मॉलिक्यूल। ठीक है, अब पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। पानी के बारे में बात करूं तो इसमें तो मुझे इसके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग, यहाँ पे भी क्या है कोवलेंट बॉन्डिंग, क्योंकि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो ऑक्सीजन है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, जो साथ वाला मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है ना उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हल्की फुल्की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया यानी कि क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। यहाँ पे भी ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, हम इसको बोल देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर यानी कि दो मॉलिक्यूल के बीच में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा सा कंपाउंड है, ये मैंने बना दी बेंजीन के रिंग, यहाँ पे मान लो C डबल बॉन्ड OCH3, मान लो कुछ ऐसा सा कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है, एक ही मॉलिक्यूल है। अब इसमें ऑक्सीजन, ये रहा अपना हाइड्रोजन, तो इनके बीच में देखा जाए कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट, कार्बन कार्बन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो ये विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिल रहा है हम लोगों को, इसलिए इसको हमने बोल दिया इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आई होप समझ में आ गया। इंटर मॉलिक्यूल यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल जब हमें देखने को मिलेगा। तो ये हो गए तीन टाइप के बॉन्ड। एक और बॉन्ड कर लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो फोर्थ बॉन्डिंग क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर हम क्या बात करते हैं, जैसे मान लो अपने पास था पानी, ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। हाइड्रोजन के में एक, हाइड्रोजन में एक, और यहाँ पे इसका हो गया ऑक्टेट कंप्लीट और इसका हो गया ड्यूप्लेट कंप्लीट। ठीक है, ये क्या हो चुका है, ये भी स्टेबल हो चुका है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ये जो हाइड्रोजन है वो भी स्टेबल हो चुके हैं। अब मान लो मैंने पानी के अंदर कोई एसिड डाल दिया, पिछले लेक्चर में याद है हमने एसिड के बारे में पढ़ा था। तो एसिड क्या होता है, जो कि H पॉजिटिव को बाहर निकालता है। तो इस एसिड ने क्या किया, H पॉजिटिव को बाहर निकाल दिया। अब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दे दिया बेचारे ने, है ना। तो हाइड्रोजन के पास बस एक इलेक्ट्रॉन होता था, इसने वो इलेक्ट्रॉन भी दे दिया, तो इस बेचारे के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अब इसको तो स्टेबल, इसको भी तो होना है ना स्टेबल, तो ये क्या करे, अब देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, अब देखा जाए ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसके पास हमें क्या देखने को मिल रहा है, कुछ लोन पेयर देखने को मिल रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन देखेगा कि भाई ये हाइड्रोजन के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको तरस आ गया इसको देख के, तो ये क्या करेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर करेगा तो ये तो खुद क्या हो जाएगा, ये तो खुद ही अनस्टेबल हो जाएगा, अपने आप को भी स्टेबल रखना है इसको। तो ये क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करवा देगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर भी हमें क्या देखने को मिल रही है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
लेकिन फर्क क्या हुआ, जब हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे, तो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, जैसे ऊपर देखो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, दो एलिमेंट आ रहे थे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके और शेयरिंग कर ले रहे थे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम बोल रहे हैं कि शेयरिंग ही हो रही है, लेकिन शेयरिंग सिर्फ एक ही एलिमेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड हमें देखने को मिल रहा है, इस बॉन्ड को हम क्या बोल देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे अपने पास देखो क्या बना, H3O पॉजिटिव, हाइड्रोजन 3 आगे और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव साइन, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए, शेयर करवाए, ठीक है। तो ये था अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके अलावा एक बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है, मेटालिक बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग ऑब्वियसली किसके बीच में देखने को मिलेगी, मेटल एंड मेटल के बीच में देखने को मिलेगी, ठीक है। एक और टाइप की बॉन्ड होती है जिसको हम बोल देते हैं वेंडरवोल फोर्सेस। ये जो वेंडरवोल फोर्सेस होते हैं ना, ये काफी ज्यादा वीक फोर्सेस होते हैं, बेसिकली नॉन बॉन्डिंग फोर्सेस होते हैं। यानी कि जैसे मान लो अगर मैं एटमॉस्फेयर के बारे में बात करूं, बहुत सारी गैसेस हमें देखने को मिल रही हैं। मान लो ये है अपने पास ऑक्सीजन, ठीक है, और ये मान लो कोई और गैस है, ठीक है, क्लोरीन है। अब एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना, जब ये एक दूसरे के पास आएंगे, तो जब पास आएंगे थोड़ी सी इंटरेक्शन होगी, इंटरेक्शन हुई यानी कि इनके बीच में हल्का सा बॉन्ड बना, इंटरेक्शन हुई, अल्टीमेटली ये दोबारा से अलग हो गए। तो बेसिकली जो वेंडरवॉल्स फोर्सेस होते हैं काफी वीक फोर्सेस होती है। जब हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में बात की थी, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के अंदर आती है। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। और वेंडरवॉल फोर्सेस जो है काफी वीक फोर्सेस होती है। तो आई होप तुम्हें एक ओवरव्यू मिल गया है केमिकल बॉन्ड के बारे में। अब हम इसको पीडीएफ से देखेंगे, ठीक है। तो देखो, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स जिसकी वजह से अलग अलग एटम्स, आयंस जो हैं वो इकट्ठे जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोल दिया, केमिकल बॉन्ड बोल दिया। तो जब भी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी हमेशा रिलीज करती है। अब एक चीज याद रखो, केमिस्ट्री के अंदर हम हमेशा क्या बोलते हैं कि अगर किसी चीज की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो उसकी एनर्जी होनी चाहिए कम, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई बॉन्ड बना कि कार्बन था, ऑक्सीजन था, यहाँ पे बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया ना। तो बॉन्ड बना, क्यों बना, क्योंकि इसकी जो एनर्जी थी वो कम थी, एनर्जी कम यानी कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा थी एज कंपेयर टू दिस रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो हमेशा जब भी कोई भी केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहेगी। फिर उसके बाद जो कैपेसिटी होती है एलिमेंट की कि वो केमिकल बॉन्ड को फॉर्म कर सके, उसको हम उसकी वैलेंसी बोल देते हैं। वैलेंसी बेसिकली क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो अब ना यहाँ पे ना दो चीजें देखो और समझो, एक तो हमारे पास टर्म क्या आ रहा है यहाँ पे, वैलेंसी, और एक अपने पास टर्म हमें देखने को मिलता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब हम वैलेंसी के बारे में बात करते हैं तो वैलेंसी का मतलब होता है बाइंडिंग कैपेसिटी। बाइंडिंग कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे है क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन के एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 17। तो पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी फिर 8 इलेक्ट्रॉन और फिर उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो यहाँ पे इसको कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई, 1। तो बेसिकली बाइंडिंग कैपेसिटी होगी ना, कितने इलेक्ट्रॉन लेने हैं या कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। वहीं पे अगर मान लो मैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ लेती, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी यानी कि बाइंडिंग कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन लेगा या कितने इलेक्ट्रॉन देगा स्टेबलाइज होने के लिए, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज यहाँ पर। मान लो ऑक्सीजन के बारे में बात करो, ऑक्सीजन जो होता है, पहले ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है, पहले वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। तो अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई अपने पास, 2, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास,
6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज के बारे में बात की हुई है कि जो वैलेंसी है एटम की वो क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि अपने पास आ गया कॉपर या फिर आयरन, तो इसमें हमें एक से ज्यादा वैलेंसी देखने को मिलेगी। एक से ज्यादा है तो वेरिएबल वैलेंसी हम बोल देते हैं। कुछ जैसे कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, इसमें हमें +1 वैलेंसी भी देखने को मिलेगी, +2 वैलेंसी भी देखने को मिलेगी कि एक इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकता है। आयरन जो है वो +2 वैलेंसी वाला भी देखने को मिलेगा एंड +3 वैलेंसी वाला भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ना अपने पास कुछ चार्जेस, नेम्स, मतलब ये सारे लिखे हुए हैं कि पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोल देते हैं, कैटायंस। जो नेगेटिव आयंस होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, अनायन बोल देते हैं। पॉजिटिव चार्ज +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो हमें कंपाउंड्स के बारे में या ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए कि किन किन की वैलेंसी 1 है, किन की 2 है, किन की 3 है। तो जहां पे वैलेंसी है 1 तो इनको हम बोल देते हैं मोनोवेलेंट कंपाउंड। जैसे अमोनिया, अमोनियम आयन वैसे बोल सकते हैं। जो अपने पास अमोनियम आयन है NH4 पॉजिटिव, वैलेंसी कितनी है, +1। कॉपर 1 के बारे में बात करूं तो 1। लिथियम की भी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, पोटेशियम, सिल्वर, सोडियम, इन सब की वैलेंसी हमें क्या देखने को मिलेगी, 1 देखने को मिलेगी। +2 चार्ज डाइवेलेंट किसमें देखने को मिलेगा, बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, निकल, स्ट्रोंशियम, टिन एंड जिंक में देखने को मिलेगा। +3 में एल्यूमिनियम आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, और +4 में लेड एंड टिन देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पे जब नेगेटिव आयन या अनायन के बारे में बात हो तो एसीटेट जैसे C2H3O2, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली 1 चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा। ठीक है, ब्रोमाइड के बारे में बात करूं तो Br नेगेटिव लिखते हैं, क्लोराइड में Cl नेगेटिव हो गया, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम बाई कार्बोनेट भी बोल देते हैं, बाई सल्फेट हो गया अपने पास। फिर उसके बाद अपने पास हाइपोक्लोराइड, आयोडाइड, परमैंगनेट या फिर थायोसाइनाइड। तो इनमें हमें -1 वैलेंसी देखने को मिल रही है। अगर मैं -2 वैलेंसी के बारे में बात करूं तो कार्बोनेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट, ऑक्साइड, ऑक्सालेट, सल्फेट, सल्फाइड, तो इन सब में हमें वैलेंसी -2 देखने को मिलेगी। -3 चार्ज वाले क्या क्या आ गए अपने पास, नाइट्राइड आ गए, फॉस्फेट आ गए। अगर मान लो तुम्हें यहाँ पे पता लगाना है कि भाई केमिकल बॉन्ड कैसे हो रहा है, हम वैलेंसी से पता लगा सकते हैं। मान लो तुम्हें बोला हुआ है मैग्नीशियम फॉस्फेट, अब तुम्हें इसका फॉर्मूला नहीं पता लग रहा है, कैसे पता लगाओगे, मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव, फॉस्फेट यानी कि PO4 3 नेगेटिव। ठीक है, तो ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, अल्टीमेटली क्या बन गया, Mg के साथ 3 लिख दोगे और PO4 पूरे के साथ क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे, ये बन गया इसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने पास यहाँ पे क्या है, पोटेशियम ऑक्सालेट, पोटेशियम यानी कि K पॉजिटिव, वैलेंसी 1। ऑक्सालेट जो होता है COOH होता है बेसिकली ऑक्सैलिक एसिड, इसमें से हाइड्रोजन तुम निकाल दो। ठीक है, तो क्या बच गया C2। ठीक है, ऑक्सीजन कितने अपने पास 4 और 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो इनके ऊपर 2 पॉजिटिव जाएगा तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव आ गया, राइट। तो अब 2 आएगा इसका, तो 2 इसके पास चला गया, 1 इसके पास चला गया, अपने पास यहाँ पे बन गया फॉर्मूला। अगर मैं आयरन 2 ऑक्साइड, यहाँ पे इसकी वैलेंसी लिखी हुई है, तो ये 2 वाला है और ये 2 वाला है, तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे कटिंग हो रही है कि यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, तो अब कटिंग हो सकती है तो कटिंग करो एंड देन 1 1 हो गया, इसके पास चला गया, इसके पास, और अल्टीमेटली अपने पास क्या बन गया यहाँ पर, FeO बन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है और उनकी वैलेंसी है, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कॉपर। ये मोनोवेलेंट होते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी हमें 1 देखने को मिलती है। ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, कोबाल्ट, निकल, ये सारे के सारे डाइवेलेंट होते हैं क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या है, 2। ऊपर तुमने देख ही लिया वैसे भी, है ना। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, इन सब ये सारे के सारे ट्राइवेलेंट होते हैं, इनकी वैलेंसी 3 देखने को मिलेगी।
बनेगी। कार्बन सिलिकॉन टेट्रावेलेंट होते हैं, यानी कि इनकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड तुमने देख ही लिया है, एक बार इसको रिवाइज कर लो। इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पे 3 के बारे में मैंने तुम्हें कितने बता दिए? 5-6 बता दिया, राइट। तो इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमेशा ही किसके बीच में देखने को मिलेगा? मेटल एंड नॉन मेटल। यहाँ पे भी एग्जांपल किसका दिया हुआ है? NaCl का। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, अल्टीमेटली यहाँ पे बन गया आपका बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वही सारा बताया हुआ है। अब उसके बाद देखो, जब हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमें शेयरिंग देखने को मिलती है, और ये हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल आ गया तुम्हारा हाइड्रोजन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोल देते हैं। अब यहाँ पे देखो, BF3 था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एटॉमिक नंबर 2 होता है, 9 होता है उसका, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। अब देखो, इसने तो, और बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसने इसका इलेक्ट्रॉन लिया, स्टेबल। इसने इसका इलेक्ट्रॉन लिया, स्टेबल। इसने इसका इलेक्ट्रॉन लिया, स्टेबल। बोरॉन भी सोच रहा है कि स्टेबल हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास, खुद के पास थे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, अल्टीमेटली 6 इलेक्ट्रॉन ही बने। बेचारा अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब क्या आ गया? NH3। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5। ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 8 चाहिए, यानी कि 3 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये इसको देख के तरस खा लेता है कि भाई इसके पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्यों ना मैं इसको शेयर कर दूं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा? शेयरिंग देखने को मिल रही है, लेकिन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के। तो एक अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाएगा और एक अपने पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अल्टीमेटली मेरे पास क्या बन गया? अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अमोनियम आयन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? हाइड्रोनियम आयन। ये हम कर चुके हैं। अमोनियम वाला देख लो, यहाँ पे इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया था। हाइड्रोजन बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है प्रॉपर, तो ये यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, हाइड्रोजन बेचारा बच गया H पॉजिटिव, तो ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और बना देगा अमोनियम आयन। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हमने केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर लिया। जो नेक्स्ट अपना लेक्चर होगा उसके अंदर हम रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो ये। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।